हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे घटना चक्र जीएस दृष्टि सामान्य ज्ञान के चित्रात्मक प्रस्तुति का, जो कि ये इसका पार्ट होगा, 11वां पार्ट होगा। ठीक है, इसके पहले ये चित्रात्मक प्रस्तुति के 10 पार्ट आ चुके हैं और इसमें से हमने अधिकतर जो है करा दिया है, जो आपके यूपी वनडे एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, नागरिक शास्त्र। ठीक है, और इसके बाद यूपी का आया था, तो वो सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल पर इस पर जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सब जीएस दृष्टि चित्रात्मक प्रस्तुति का। आज की इस वीडियो में जीके सामान्य ज्ञान का जीएस दृष्टि देखेंगे, जो कि ये इसी बुक का 11वां पार्ट होगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन के विभिन्न विषयों की चित्रमय प्रस्तुति के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला एक है कि कम समय में जो है संपूर्ण विषय का अध्ययन जो है आत्मविश्वास अर्जित किया जा सके, और दूसरा ये तथ्य है कि आपके दिमाग में इस प्रकार ये अंकित हो जाएं कि जो है परीक्षा भवन में प्रश्नों को हल करने के दौरान स्वतः ही ये याद आ जाए। और यही इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बुक जो है प्रस्तुत किया गया है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वनडे एग्जाम जो भी है वो सभी के लिए जो है प्रस्तुत होगा। इसमें अगर देखेंगे अनुक्रमणिका की बात करेंगे तो विषय वस्तु में अगर देखें तो पहला है कला संस्कृति एवं इतिहास, इसमें 3 से लेकर 49 पद तक है। इसके बाद इसमें आता है दूसरा राजनीतिक, फिर आता है इसमें तीसरा भूगोल, और इसके बाद फिर इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पुरस्कार और विविध, जो कि आपके बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट इसमें चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीएस दृष्टि सामान्य ज्ञान और चित्रात्मक प्रस्तुति का ये नेक्स्ट अंक। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा एक पुशअप मिल जाता है बस। तो इसके अगर हम बात करते हैं सबसे पहले चैप्टर की कला संस्कृति एवं इतिहास की, तो उसमें हम देखेंगे भारत की पारंपरिक नाट्य शैलियाँ। ठीक है, नाट्य शैलियों में अगर हम देखें तो देखिए चित्र के अनुसार इसमें चीज़ें दी गई हैं। अगर इसमें हम देखते हैं तो भांड पाथर दिया गया है। भांड पाथर जो है ये कश्मीर का नाट्य शैली है, और ये देखिए इस तरीके से इसमें दिखाया गया है। ये नाट्य शैली इसमें भांड पाथर किया जाता है। ठीक है, भांड पाथर एक नाम है नाट्य शैली का, जो कि कश्मीर में होता है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मुख्यतः स्वांग नाट्य शैली होती है। ठीक है, जो कि इस तरीके से डांस करते हैं, नाच करते हैं। और इसके बाद नौटंकी की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में प्रायः होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे इसमें तो रासलीला आता है। रासलीला जो है ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश में अधिकतर होता है। ठीक है, और भवाई नाट्य शैली जो है ये गुजरात में प्रचलित है। जात्रा नाट्य शैली पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इसके बाद आता है इसमें मध्य प्रदेश में जो है माच नाट्य प्रचलित है नाट्य शैली। और भावना जो नाट्य शैली असम में प्रचलित है। तमाशा नाट्य शैली ये जो है कहाँ पर, फोक डांस जो है ये महाराष्ट्र में जो है प्रचलित है। इसके बाद आता है दशावतार नाट्य शैली, जो कि महाराष्ट्र और गोवा क्षेत्र में ये जो है फेमस है, प्रचलित है। यक्षगान का नाम सुना ही होगा, कर्नाटक का फेमस ये नाट्य शैली है। कृष्णाट्टम की बात करेंगे तो केरल का नाट्य शैली है। और इसी में एक आता है इसमें मोहिनी अट्टम की बात करेंगे तो वहाँ का जो है शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का ये, केरल का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो मुडियट्टू नाट्य शैली है, जो कि केरल का, ये भी फेमस है। केरल का ही कुटियाट्टम है, जो कि नाट्य शैली है, ये भी कहाँ पर, केरल का ही है। ठीक है, तमिलनाडु का है तेरुकुट्टू, ये तमिलनाडु का नाट्य शैली है। इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं तो भारत के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और हर प्रदेश के इसमें हम एक साथ देखने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्यों में अगर हम बात करेंगे तो सत्रिया शास्त्रीय नृत्य असम का। ठीक है, कथक जो है ये उत्तरी भारत खासकर उत्तर प्रदेश में, और ढोल मंजीरा के साथ नर्तक करते हैं सत्रिया असम में। और इसमें अगर देखेंगे कथक उत्तरी भारत में जो कथक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, इसमें थाट मूलावस्था होती है। ठीक है, इसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और इसमें एराई मंडी खड़ी होने की मूल स्थिति ये इस तरीके से होती है। और नेक्स्ट अगर देखते हैं तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश में है, और इसमें खड़े होने की मूल स्थिति इस तरीके से कुछ होता है। मणिपुरी नृत्य जो है मणिपुर में फेमस है, शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का। और ये जो है खनिंग कोल्हो के ये मूल मुद्रा इस तरीके से इसमें बनाते हैं। इसके बाद इसमें और अन्य 3 आता है, जो कि कथकली आता है, ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, पुरुष के पात्र के खड़े होने की मूल स्थिति इस प्रकार होती है। मोहिनी अट्टम भी, ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, और इस तरीके से कुछ मुद्रा होती है। ओडिसी की अगर हम बात करेंगे तो ये हस्त मुद्रा मधुमक्खी टाइप की इस तरीके से ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें देखते हैं तो भारत की शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम बात करें घोषणा वर्ष,
तो तमिल जो है ये घोषणा हुआ था 2004 में, संस्कृत 2005 में और ओडिया 2014 में घोषणा किया गया है। कर्नाटक संगीत प्रमुख शैली की बात करेंगे तो गीतम प्रमुख शैली जो है सरलतम शैली की रचना है। सुलादी शैली जो है संगीत शैली जो है ये एक ताल मलिका है। वर्णम शैली की बात करेंगे तो प्रमुख रागों को मिलाकर ये रचित शैली बनी हुई है। पद शैली जो है ये तेलुगु और तमिल में विविधतापूर्ण रचनाएं हैं। जवाली की बात करेंगे तो सुगम शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र से संबंधित एक रचना है। पल्लवी की बात करेंगे तो रचनात्मक संगीत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये शाखा है। और तनम जो है राग अल्पना की एक शाखा है, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण भाषाओं में देखेंगे तो मलयालम 2013 में घोषित किया गया, तेलुगु जो है 2008 में और कन्नड़ जो है ये 2008 में घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो भारत के क्षेत्रीय संगीत की बात करेंगे तो देखिए एक एक करके देखते हैं। क्षेत्रीय संगीत तो उत्तराखंड में जो है सकुना खार, मंगल गीत और 12 मास और घसियारी गीत जो गढ़वाल में होता है, ये उत्तराखंड में जो है इतने सारे क्षेत्रीय संगीत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में लबन क्षेत्रीय संगीत आता है। जम्मू कश्मीर में छकरी और भाका ये क्षेत्रीय संगीत हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगीत की बात करें तो रसिया गीत, आल्हा, होरी, सोहर, कजरी ये सब उत्तर प्रदेश का जो है क्षेत्रीय गीत है, ठीक है। असम का बिहू गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पंजाब का टप्पा ये क्षेत्रीय गीत है, यहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। राजस्थान का पंखिड़ा, लोटिया और तीज गीत है। इसके बाद इसमें देते हैं तो मणिपुरी में बात करेंगे तो साना लामोक और लाई हरोबा। लाई हरोबा बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मणिपुर का क्षेत्रीय संगीत है, ठीक है। मिजोरम की बात करेंगे तो साई कुती जई और चाई हिता ये गीत है जो कि मिजोरम का ये क्षेत्रीय गीत है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का पनवानी क्षेत्रीय गीत है। उड़ीसा में दसकठिया क्षेत्रीय गीत है। आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा जो है क्षेत्रीय गीत है। गोवा में मंडोक और महाराष्ट्र में पोवाड़ा ये सब क्षेत्रीय गीत के नाम है, ठीक है। तमिलनाडु में अम्मान वायरी और अमानवई जो वारी और विल्लू पत्तू धनुष गीत जिसको कहते हैं ये तमिलनाडु का क्षेत्रीय संगीत है। और केरल का भूता गीत ये फेमस है। अगले अगर हम इससे बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट में तो देखिए पंखिड़ा गीत खेतों के काम करते समय राजस्थान के काश्तकारों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है। कजरी जो होता है ये कजरी वर्षा हेतु दौरान उत्तर प्रदेश और निकटवर्ती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत है। लुटिया त्यौहार जो है चैत्र मास में गाते हैं और दिन के चैत्र मास में गाते हैं, ठीक है। इसके बाद भूता गीत का आधार अंधविश्वास से जुड़ा है। पंडवानी में जो है महाभारत से एक या दो घटनाओं को चुनकर कथा के रूप में निष्पादित किया जाता है। लाई हरोबा शब्द का अर्थ जो होता है देवी देवताओं का त्यौहार ये होता है। आल्हा शैली में देखेंगे तो बुंदेलखंड की एक विशिष्ट गाथा देखने को इसमें मिलती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, ठीक है। बुर्रा कथा और गाथा रूप में एक उच्च कोटि की एक नाटक शैली होती है। तो ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट हो गए। अब इसमें देखते हैं भारतीय यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल भारतीय कौन कौन सी परंपराएं जो है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो शामिल किया गया है वो है रामलीला, ठीक है, जो कि रामायण की परंपरागत प्रस्तुति होती है, 2008 में शामिल किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा जो ये 2008 में भी शामिल किया गया। लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार जो है ये ट्रांस हिमालयी लद्दाख क्षेत्र के पवित्र बौद्ध ग्रंथों का पाठ होता है और ये 2012 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद संकीर्तन ये मणिपुर का अनुष्ठानिक गायन और ढोल वादन एवं नृत्य होता है जो कि इसमें 2013 में इसको शामिल किया गया। कुटियाट्टम ये संस्कृत नाट्य कला 2008 में इसको शामिल किया गया, ठीक है, केरल का है ये। इसके बाद पंजाब में अगर देखेंगे तो जंडियाल गुरु के ठठेरों द्वारा पारंपरिक रूप से पीतल और तांबे से बनाए जाने वाले बर्तनों की शिल्प कला है जो कि 2014 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। योग 2016 में शामिल किया गया है। और रममन जो होता है ये गढ़वाल हिमालय का धार्मिक उत्सव है और अनुष्ठानिक रंगमंच है जो कि 2009 में इसको शामिल किया जा चुका है। मुडियट्टू जो है ये केरल का अनुष्ठानिक रंगमंच और नृत्य नाटक है जो कि 2010 में इसको शामिल किया गया है। नवरोज जो है नवरोज के उत्सव का आयोजन 2016 में होता है और ये 2016 में इसको शामिल किया गया नवरोज उत्सव। कालबेलिया नृत्य जो है इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ये राजस्थान का लोकगीत है तथा नृत्य है और ये 2010 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया है। छऊ नृत्य की बात करेंगे तो पूर्वी भारत का एक परंपरागत नृत्य है जो कि झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रचलित है और 2010 में इसको शामिल किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा 2021 में लेटेस्ट अभी शामिल किया गया है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखेंगे तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल की बात करेंगे तो ताजमहल उत्तर प्रदेश में जो है 1983 में शामिल किया गया। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ये 1983 में शामिल हुआ।
एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, ये भी 1983 में शामिल हुआ। अजंता की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश में शामिल 1983 में शामिल हुआ। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उड़ीसा में है और यहाँ पे 1984 में इसको शामिल किया गया। महाबलीपुरम में जो है स्मारकों का समूह तमिलनाडु में 1984 में शामिल हुआ। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में 1985 में शामिल किया गया। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में, ये भी 1985 में शामिल किया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में 1985 में शामिल हुआ। खजुराहो समूह के स्मारक की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में 1986 में शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें गोवा के चर्च एवं कन्वेंट, गोवा में जो है ये 1986 में इसको शामिल किया गया। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 में शामिल किया गया। हम्पी का समूह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में से 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में शामिल किया गया है। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल किया गया। इसके बाद आता है पट्टादकल के स्मारकों का समूह कर्नाटक या 1987 में शामिल हुआ। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 और 2004 दो बार इसको शामिल किया गया। ठीक है, नंदा देवी एवं फूलों की राष्ट्रीय घाटी उद्यान उत्तराखंड में है, 1988 में इसको शामिल किया गया। फूलों का राष्ट्रीय उद्यान जो है ये 2005 में शामिल किया गया। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में। कुतुब मीनार इसके स्मारक जो है दिल्ली में 1993 में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993। लाल किला परिसर दिल्ली में 2007। महाबोधि मंदिर परिसर बोधगया बिहार 2002। भीमबेटका चट्टान आश्रय जो है मध्य प्रदेश में 2003। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात 2004 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में शामिल हुआ। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण केंद्र हिमाचल प्रदेश 2014 में शामिल। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में शामिल। रानी की वाव गुजरात में है जो कि 2014 में शामिल हुआ। नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल बिहार ये 2016 में इसको शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थल कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो पहला की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पर्वतीय रेल यानी कि दार्जिलिंग रेलवे और नीलगिरी और कालका शिमला, ये दार्जिलिंग रेलवे कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है जो कि 1999 में शामिल किया गया। ठीक है, और नीलगिरी जो है ये तमिलनाडु में है जो कि 2005 में शामिल हुआ। और हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला है जो कि 2008 में शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात यहाँ पे फैला हुआ है और ये 2012 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। अगला पॉइंट देखते हैं तो ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद जो गुजरात में है 2017 में शामिल हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस महाराष्ट्र 2004 में इसको शामिल किया गया। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल्स ये महाराष्ट्र में जो है 2018 में शामिल किया गया। ठीक है, महाराष्ट्र का। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में 2016 में शामिल हुआ। राजस्थान के पर्वतीय किले राजस्थान 2013 में शामिल हुआ। उसमें से अगर हम बात करेंगे तो गागरोन किला झालावाड़, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर किला जयपुर, कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला, रणथंभौर किला, सवाई माधोपुर, ये सब किले जो है 2013 में विश्व धरोहर में शामिल हुए। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कार्बुजिए एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ में जो है इसको 2016 में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत की पुतली कला शैलियों की बात करेंगे तो एक और रहेगा धौलावीरा, हड़प्पा शहर गुजरात 2021 में शामिल किया गया, लेटेस्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं भारत की पुतली कला शैलियाँ। तो इसमें अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसमें देखिए एक और छूट गया है विश्व धरोहर में, काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में इसको भी 2021 में शामिल किया, यानी कि 2021 में दो शामिल किए गए, धौलावीरा हड़प्पा शहर गुजरात 2021 और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021, ये दोनों जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर में 2021 में शामिल किए गए, तो याद रखिएगा। अगला पॉइंट है भारत की पुतली कला शैलियाँ। इसमें छड़ पुतली आता है, इसमें से पुत्तल नाच और यमपुरी, जो कि पुत्तल नाच है पश्चिम बिहार में और यमपुरी कहाँ पर है? बिहार में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में है पुत्तल नाच। ठीक है, धागा पुतली की बात करें तो कठपुतली राजस्थान में, कुनढेरी उड़ीसा में, गोम्बे अट्टा कर्नाटक में और बोम्बा लट्टा तमिलनाडु में। ठीक है, छाया पुतली में आता है तेगलू बोम्बा अट्टा, गोम्बे अट्टा कर्नाटक, तोलू बोम्बा लट्टा आंध्र प्रदेश और रावण छाया ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, एक आता है दस्ताना पुतली, ये पावाकुथु, ये केरल का है। स्मारक मंदिर की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें गेटवे ऑफ इंडिया की बात करते हैं।
तो ये जो है इंडो सर सैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया भारत की सबसे अनूठे स्मारकों में से एक है। और ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की बॉम्बे यानी वर्तमान में मुंबई की यात्रा किया था, उन्हीं के यात्रा के उपलक्ष्य में जो इसका निर्माण कराया गया था। बॉम्बे के गवर्नर सर जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क ने जो है स्मारक की प्रथम नींव रखी थी और इसका वास्तुकार था, उसका नाम था जॉर्ज विंटेज। ठीक है, और 1924 में बनकर जो है तैयार हुआ था। इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्मारक की बात करेंगे तो लोटस टेम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ईरान के वास्तुकार फरीबर्ज साहब ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर का डिजाइन किया था। और लोटस टेम्पल एक बहाई उपासना मंदिर है। ये मंदिर आम जनता के लिए जो है 1 जनवरी 1987 को खोला गया था। अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दशावतार मंदिर आता है और ये जो है देवगढ़ के दशावतार मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली से निर्मित है। और इसके अनुसार मुख्य देवालय को एक वर्गाकार वेदी पर जो है बनाया जाता है और 4 कोनों में 4 छोटे सहायक देवालय बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसे जो है गुप्तकालीन मंदिर स्थापित कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण जो है माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह हो गया। इसके बाद इंडिया गेट देखते हैं तो इंडिया गेट जो है नई दिल्ली में स्थित है और यह प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में निर्मित किया गया था। और इसकी आधारशिला जो है वर्ष 1921 में ब्रिटिश रॉयल हाइनेस ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा रखी गई थी तथा डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इंडिया गेट जो है फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्क डे ट्रायम्फ पेरिस के जो है समान है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला इसमें अगर हम पॉइंट देखते हैं तो अक्षरधाम जो है ये प्रसिद्ध BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम संस्था मंदिर की नई दिल्ली में स्थित है और इसे ज्योतिर्धर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया है। 17 दिसंबर 2007 को इस मंदिर को दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है शामिल किया गया था। इसके बाद आता है कचारी खंडार, दिमसा कचारी। यह कचारी खंडार दीमापुर नागालैंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रपति भवन की बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1929 में पूरा हुआ था। राष्ट्रपति भवन की वास्तुकारिता की असाधारण कल्पनाशील और दक्ष वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर की कृति है और यह अंग्रेजी के H आकार में यह भवन रायसीना की पहाड़ी पर निर्मित है। इस भवन में जो है कुछ 6 मंजिलों पर जो है 340 कमरे बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं रणकपुर जो है राजस्थान में स्थित जैन धर्म के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यह स्थान खूबसूरती से तराशे गए प्राचीन जैन मंदिरों के लिए फिर प्रसिद्ध है। ठीक है, इन मंदिरों का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था और इन्हीं के नाम पर इस स्थान पर रणकपुर पड़ा था। इस्कॉन की बात करेंगे तो श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन जिसको कहते हैं अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ की स्थापना की और इसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो तलातल घर की बात करेंगे तो एक ऐतिहासिक स्मारक है, असम में शिवसागर जिले में स्थित है। इसे अहोम वास्तुकला के सबसे शानदार उदाहरणों में से एक माना जाता है। तलातल घर को शुरू में सेना के अड्डे के रूप में बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्याई की अगर हम बात करेंगे तो क्याई जो है हती यो पैगोड़ा म्यांमार में स्थित है। इसे गोल्डन रॉक अथवा स्वर्ण पत्थर के नाम से भी जानते हैं। मट्टनचेरी महल जो है केरल में स्थित है और इसे डच पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कोच्चि राजवंश के राजा वीर केरल वर्मा को भेंट के स्वरूप दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखते हैं बौद्ध मठ तो रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है और इस मठ को धम्मचक्र केंद्र भी कहा जाता है। हेमिस मठ लद्दाख में और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो नामद्रोलिंग मठ जो है ये इसको बायलाकुप्पे कर्नाटक में स्थित है और बायलाकुप्पे जो है देश के दक्षिणी भाग में तिब्बतियों की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। यह स्थान मैसूरू जिले में है तथा कोडागू के कुशल नगर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट है बागान शहर तो बागान शहर म्यांमार में विश्व के सबसे बड़े तथा अधिक बौद्ध मंदिर पैगोड़ा स्तूप तथा खंडार हैं। म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा का देश भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है सबरीमाला धर्म जो है श्री धर्म संस्था मंदिर केरल राज्य में स्थित है और यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे को लेकर यह मंदिर जो है विवादों में रहा था।
भीमबेटका की गुफाओं, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, एक प्रागैतिहासिक पुरास्थल है। और भीमबेटका गुफाएं मानव द्वारा निर्मित शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है ओडिशा के मंदिर। तो इसमें आता है बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर, ये उड़ीसा में स्थित है। 13वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया बिरजा मंदिर उड़ीसा के जाजपुर में स्थित है। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में और समलेश्वरी मंदिर संबलपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है पंजा साहिब। पंजा साहिब की बात करेंगे तो गुरुद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान के हसन अब्दल शहर में स्थित है और इसका जो है इसकी स्थापना सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के द्वारा माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फोडोंग मठ। ठीक है, फोडोंग मठ ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है सिक्किम में। 18वीं शताब्दी में जो है चोंग्याल ग्योरमेड नामग्याल द्वारा बनाया गया था। कमयूपा पंथ से संबंधित इस मठ को जो है भित्ति चित्रों एवं पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। इस मठ का वास्तविक ढांचा जो है कई वर्ष पूर्व आए एक भूकंप में नष्ट हो गया था। वर्ष 1977 में सरकार से आर्थिक मदद मिलने के बाद इस मठ को पुनः निर्माण करवाया गया। इसके बाद इसमें आता है हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहिब जो है गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। लगभग 4329 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन यह भारत के उड़ीसा राज्य के कंधमाल जिले में स्थित है और इस हिल स्टेशन को जो है उड़ीसा का कश्मीर कहा जाता है। यह हिल स्टेशन लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट आता है विष्णुपुर। ठीक है, विष्णुपुर की बात करेंगे तो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में स्थित है। वैष्णव धर्म के अनुयायी मल्ल राजाओं ने विभिन्न समय में मशहूर टेराकोटा मंदिर बनवाए थे। नेक्स्ट है सिटी ऑफ म्यूजिक। सिटी ऑफ म्यूजिक जो है यूनेस्को द्वारा वाराणसी उत्तर प्रदेश और चेन्नई तमिलनाडु को सिटी ऑफ म्यूजिक घोषित किया है। तो कौन कौन सा शहर है इसमें, वाराणसी और चेन्नई, याद रखिएगा दोनों शहर को। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं हवा महल। हवा महल जो है जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियाँ हैं। हवा महल को 1799 महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। ये वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, हवा महल चूने, लाल, गुलाबी, बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट देखते हैं रानी की वाव। रानी की वाव जो है गुजरात राज्य के पाटण में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी कि सीढ़ीदार कुआं है। रानी की वाव का चित्र 100 रुपये के नोट पर जो है वर्तमान में प्रचलित चित्रित है और इसे 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो भी इसको शामिल किया गया। ठीक है, रोबेन द्वीप विश्व धरोहर स्थल। रोबेन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला से संबंधित है और रंगभेदी विरोधी संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किए गए मंडेला ने जेल में बिताए गए अपने 27 वर्षों में से 18 वर्ष रोबेन द्वीप के कारागार में बिताए हैं। भगवान ब्रह्मा का मंदिर ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पवित्र स्थल पुष्कर भगवान ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह मंदिर मुख्यतः संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर सरोवर। सूर सरोवर जो है ये कीठम झील के नाम से जाना जाता है। यह मानव निर्मित एक जलाशय है। इसे नवंबर 2020 में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है। ठीक है, गुलजार हौज। गुलजार हौज जो है ये ऐतिहासिक फव्वारा है। गुलजार हौज हैदराबाद में 4 मीनार के पास स्थित है। इसके बाद शाह हमदान। शाह हमदान मस्जिद जो है खानकाह मौला झेलम नदी के किनारे स्थित है। ये श्रीनगर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद मुस्लिम सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी के सम्मान में जो है बनवाई गई थी। इसके बाद आता है ईएमई मंदिर। ईएमई मंदिर की बात करेंगे तो इसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। भारत के बड़ौदा शहर गुजरात में जो है स्थित है और यह मंदिर भारतीय सेना के कार्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति यानी प्रधान शिक्षक के रूप को समर्पित किया गया है। अगला है ईडन गार्डन्स स्टेडियम। ये जो है कोलकाता में स्थापना किया गया था 1864 में। ठीक है, क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट है ट्यूलिप उद्यान। ट्यूलिप उद्यान की बात करेंगे तो ये जो है ट्यूलिप पार्क ये एशिया और भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर के और केसरी नगर में जो है ये स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं अराकू घाटी। ये पर्यटक स्थल अराकू घाटी दक्षिण भारत के विशाखापत्तनम अर्थात आंध्र प्रदेश शहर के जो है निकट ही स्थित है और यह घाटी पूर्वी घाट का एक भाग है और ये जो है एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। अगला है लेडी विलिंगटन पार्क। ठीक है, लेडी विलिंगटन पार्क की बात करेंगे तो ये लोधी गार्डन्स को पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था। यह जो है दक्षिण दिल्ली में स्थित है और स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम लोधी गार्डन्स रखा गया है। नेक्स्ट है ब्रीमन। ब्रीमन जो है विश्व का सबसे बड़ा पेयजल जलाशय सऊदी अरब के ब्रीमन जेद्दा में स्थित ब्रीमन स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्वायर है। तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तवांग। ठीक है,
तवांग जो है ये अरुणाचल प्रदेश की पश्चिमी भाग में स्थित है। तवांग जिला भारत में सबसे बड़े बौद्ध मठ तवांग मठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तवांग अपने अद्वितीय सौंदर्य से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। अगला है भारत का स्कॉटलैंड। भारत के स्कॉटलैंड की बात करें तो कोडाकू या कुर्ग जो है ये स्थान भारत के स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता है और यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट की वादियों में बसे इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक देश और विदेश से आते हैं। जीरो माइल सेंटर, यह भारतीय शहर नागपुर को जो है उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सेंटर के नाम से जाना जाता है और ये जो है नागपुर भारत के मध्य में स्थित है। ये जीरो मील का पत्थर भी यहाँ पे स्थापित है। ठीक है, अगला है जय हिंद सेतु। ये भारत में जय हिंद सेतु जो है कोलकाता में स्थित है। दिसंबर 2020 में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नवनिर्मित मजेरहाट पुल का नाम जय हिंद सेतु रखे जाने की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट है चरार शरीफ। चरार शरीफ जो है सूफी धर्म स्थल चरार शरीफ श्रीनगर शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में स्थित है। इसमें विख्यात सूफी संत शेख नूरुद्दीन नूरानी मजार है। इस मकबरे को आलमदार कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ लगभग 600 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवित जड़ सेतु। ठीक है, जीवित जड़ सेतु ये कहाँ पर है तो ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिण भाग में स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जो है जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी, नानग्रियट, मिनतेंग स्थानों पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु से लेकर कन्याकुमारी में समुद्र में स्थित एक स्मारक है। यह मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर समुद्र में स्थित 2 चट्टानों में से एक के ऊपर निर्मित किया गया है। इसके बाद इसमें अगर देखते हैं तो रूमी दरवाज़ा जो है ये लखनऊ में स्थित है और 60 फीट ऊंचे रूमी दरवाजे का निर्माण जो है नवाब आसिफउद्दौला के दौरान शासन के दौरान ये किया गया था। इसे तुर्की गेट भी कहा जाता है। ठीक है, कपालीश्वर मंदिर की बात करेंगे तो तमिलनाडु के स्थित अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह चेन्नई तमिलनाडु के निकट माइलापोर में स्थित है। ठीक है, हरमंदिर साहिब की बात करेंगे तो हरमंदिर साहिब जो है ये स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर में स्थित है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जो है लाहौर के मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। इसके बाद आता है कटास राज मंदिर। कटास राज मंदिर परिसर ये पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई देवताओं के मंदिर हैं। यह मंदिर पंजाब प्रांत में चकवाल जिले में साल्ट रेंज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का कटाक्ष कुंड भगवान शिव के आंसुओं से बना हुआ है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं ठुमरी और ठप्पा, जो कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियाँ हैं। ठीक है, ठुमरी और ठप्पा, तो इन दोनों को हम एक एक करके देखते हैं। पहले ठुमरी को देखते हैं। ठुमरी की अगर हम बात करेंगे तो इसकी संरचना और प्रस्तुति में अति गीतात्मक है। ठुमरी एक प्रेम गीत है, अतः इसमें शब्द रचना महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे खमाज, काफ़ी, भैरवी जैसे रागों में जो है प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 2 शैलियाँ हैं, पूरब या बनारस शैली जो धीमी और सौम्य है, पंजाब शैली जो अधिक जीवंत है। ठीक है, प्रमुख गायिकाओं की बात करेंगे तो रघुलन देवी और सुदेश्वरी देवी ठुमरी की जो है ये प्रमुख गायिकाएँ हैं। ठीक है, इसके बाद टप्पा की बात करेंगे तो एक ऐसा गीत है जिसमें स्वर को द्रुत लय में गाया जाता है। ठीक है, और यह ठुमरी के समान रागों में गाया जाता है और यह एक कठिन रचना होती है जिसमें अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रमुख गायक की बात करेंगे तो इसमें LK पंडित, मालिनी राजूरकर, ये 2 लोग इसमें टप्पा के गीत गायकार हैं। ठीक है, अगला है भारत के पर्यटन स्थल स्थान निर्माण करता। भारत के पर्यटन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम तमिलनाडु की देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। तमिलनाडु में पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है। ये राज सिंह पल्लव राजा थे, इन्होंने निर्माण करवाया था। सेंट जॉर्ज किला जो है चेन्नई में है। संस्थापक फ्रांसिस डे और एंड्रू कोगन थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ पर है तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। अगर आप केरल के देख लेते हैं तो बेकल किला जो है ये केरल में है। कासरगोड जिला में इक्केरी वंश के सियोप्पा नायका के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद मट्टनचेरी महल, डच महल जिसको कहते हैं, ये कोच्चि में है, पुर्तगालियों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और कोच्चि का किला कोच्चि में, ये भी पुर्तगालियों के द्वारा निर्माण करवाया गया था।
इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना में है मक्का मस्जिद जो कि हैदराबाद में है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। और गोलकुंडा का किला ये भी हैदराबाद में है। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें हो गए। इसके बाद कर्नाटक में बात करेंगे तो लाल बाग बॉटनिकल जो है बायोटेनिकल गार्डन ये बेंगलुरु में है, हैदर अली के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और टीपू सुल्तान का महल बेंगलुरु में है, हैदर अली और टीपू सुल्तान ने निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद चन्ना केशव मंदिर बेलूर हसन विष्णुवर्धन के द्वारा ये जो है निर्माण करवाया गया था। तो ये हो गया कर्नाटक। इसके बाद गुजरात देखते हैं। गुजरात में बात करेंगे तो अहमदाबाद में झूलता मीनार है जो कि अहमदाबाद में है, सीदी बशीर के द्वारा निर्मित है। ठीक है, साबरमती आश्रम है अहमदाबाद में, महात्मा गांधी के द्वारा निर्मित है। और कंकरिया झील है अहमदाबाद में ही, सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसके बाद आता है इसमें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में बात करें तो निषाद बाग है, चश्मशाही है। चश्मशाही श्रीनगर में शाहजहां के द्वारा निर्माण, और निषाद बाग जो है आसिफ खान ने निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद पत्थर मस्जिद है श्रीनगर में, नूरजहां ने निर्माण करवाया था। शालीमार बाग जो है जहांगीर के द्वारा निर्माण करवाया गया था। इसके बाद हजरत बल मस्जिद है ये श्रीनगर में, सऊदी खान मुगल सूबेदार ने निर्माण करवाया था। और चरार शरीफ ये बड़गाम में है, संग्रामदार के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ठीक है, राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ बहुत सारे हैं, एक एक करके इसमें देखते हैं। राजस्थान में जूनागढ़ किला बीकानेर में है, राजा जय सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आना सागर झील ये कहाँ पर है, अजमेर में। आना जी जिसको आड़ो राज भी कहा जाता है, आना जी चौहान के द्वारा निर्मित है। ठीक है, दरगाह अजमेर शरीफ ये अजमेर में स्थित है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये कहाँ पर अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। नाहरगढ़ किला जो है जयपुर में राजा सवाई जयसिंह के द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया। जंतर मंतर जयपुर में है, सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और हवा महल जयपुर में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है, लक्ष्मी निवास महल ये कहाँ पर, बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया। इसके बाद खानपुर महल धौलपुर शाहजहां के द्वारा निर्मित। रानी जी की बावड़ी बूंदी रानी नाथावती के द्वारा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ महाराणा कुंभा के द्वारा। अनिरुद्ध महल बूंदी फोर्ट राजा अनिरुद्ध के द्वारा। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में राव जोधा के द्वारा बनवाया गया। उम्मेद भवन जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा। डीग महल डीग भरतपुर राजा बदन सिंह एवं सूरजमल सिंह के द्वारा। पिछौला झील उदयपुर के द्वारा। जय समन उदयपुर महाराणा जय सिंह के द्वारा निर्मित। सुख महल बूंदी में है, राजा विष्णु सिंह के द्वारा निर्मित। तारागढ़ किला बूंदी में है, राजा राव पेर सिंह के द्वारा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में है, वास्तुपाल एवं तेजपाल विमल शाह के द्वारा। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, ये महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित। फतेह सागर झील उदयपुर में है, महाराणा जय सिंह व महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया। ठीक है, दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे स्थल हैं, एक एक करके देखते हैं। तो मोती मस्जिद औरंगजेब ने निर्माण करवाया। जामा मस्जिद शाहजहां के द्वारा निर्मित। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। हुमायूं का मकबरा जो है बेगा बेगम के द्वारा। और इसके बाद लाल किला जो है शाहजहां के द्वारा। ठीक है, इसमें अगर नेक्स्ट देखते हैं इंडिया गेट जो है ये नई दिल्ली एडवन लुटियंस वास्तुकार थे। खिड़की मस्जिद जो है खान जहान जैनून शाह के द्वारा फिरोज शाह तुगलक का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो इंडिया गेट नई दिल्ली एडवन लुटियंस वास्तुकार था। और सफदर जंग का मकबरा सुजाउद्दौला के द्वारा। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जीर्णोद्धार करवाया था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण करवाया। पुराना किला जो है शेरशाह सूरी ने। लक्ष्मी नारायण मंदिर जेके बिरला के द्वारा। हौज खास या अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक करके देखते हैं। द्वारकाधीश मंदिर जो है मथुरा में है, सेठ गोकुलदास पारिक ने इसका निर्माण करवाया। श्रीरंग जी मंदिर है वृंदावन में। गोविंद देव जी मंदिर वृंदावन में अम्बेर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन में सुंदरदास ने निर्माण करवाया। शाह जी का मंदिर वृंदावन में शाह कुंदन लाल के द्वारा निर्मित। और बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, नवाब आसिफउद्दौला के द्वारा। छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में है, मोहम्मद अली शाह के द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया। ताजमहल जो है आगरा में है, शाहजहां के द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, इसके बाद है खास महल जो कि शाहजहां ने निर्माण करवाया, आगरा में है। जामा मस्जिद आगरा में, जहां आरा के द्वारा निर्माण करवाया गया। आराम बाग जो है आगरा में बाबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी आगरा जो है आगरा में है, ये का अकबर के द्वारा निर्माण। आगरा का किला जो है अकबर ने करवाया निर्माण। जहांगीर महल जो है आगरा का किला जिसको कहते हैं आगरा में अकबर ने निर्माण करवाया। मुसम्मन बुर्ज, ठीक है, मुसम्मन बुर्ज की बात करेंगे
आगरा में है, शाहजहां ने निर्माण करवाया। ठीक है। आनंद भवन प्रयागराज मोतीलाल नेहरू के द्वारा निर्मित। पर अकबर का किला जो है ये प्रयागराज में अकबर का के द्वारा निर्मित। शीश महल आगरा में शाहजहां ने निर्माण करवाया। चीनी का रोजा आगरा में है, अफजल खान आलमी के द्वारा निर्मित। मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, ये आगरा का किला शाहजहां ने निर्माण करवाया। ठीक है। और अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, ये अकबर और जहांगीर ने निर्माण करवाया है। इसके बाद बिहार की इसमें अगर हम बात करते हैं तो तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, पटना में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा निर्माण। पादरी की हवेली पटना में है। गोल घर ये पटना में कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा। ठीक है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाही मस्जिद पटना शेरशाह के द्वारा निर्मित। पत्थर की मस्जिद पटना परवेज शाह। और विष्णु पद मंदिर गया रानी अहिल्याबाई के द्वारा निर्माण करवाया गया। ठीक है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल में विलियम फोर्ट कोलकाता में। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता रानी रसमनी के द्वारा निर्मित। और बेलूर मठ हावड़ा में स्वामी विवेकानंद ने निर्माण करवाया। नाखौदा मस्जिद ये कहाँ पर, कोलकाता में अब्दुल रहीम उस्मान के द्वारा। और आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन शिवपुर हावड़ा में है। विक्टोरिया मेमोरियल ये कोलकाता में है। ये डब्ल्यू इमर्सन इसका वास्तुकार था। शांत निकेतन जो है वीरभूमि महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा निर्माण करवाया गया। उत्तराखंड की बात करेंगे तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है। ठीक है। सितार की बात कर लेते हैं। सितार वादन की बात करेंगे तो विलायत खां, पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित उमाशंकर मिश्रा, मंजू मेहता, निखिल रंजन बनर्जी, बंदे हसन, नीलांद्री कुमार, ये सब जो है सितार वादक हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं पंजाब की बात करेंगे तो स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण छत जो है अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह ने निर्माण करवाया। ठीक है। उड़ीसा की बात करेंगे तो कोणार्क मंदिर पुरी नरसिंह देव प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया। और जगन्नाथ मंदिर पुरी में है, अनंत वर्मन चौंग गंगदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ठीक है। भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करेंगे और उनके वादक, तो बांसुरी वादक की बात करेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया व नाम फेमस है। रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत, सिक्किल बहने जिनको कुंजमणि व नीला कहा जाता है, और राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी आदि सब क्या है, बांसुरी वादक है। ठीक है। तबला वादक की बात करेंगे तो लक्ष्मण महाराज, शंकर घोष, स्वपन चौधरी, अल्लाह रखा, लतीफ़ खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह पिंकी और फैयाद खां आदि जो है ये तबला वादन हैं। ठीक है। सितार वादक हो गया। सरोद वादक देख लेते हैं। अयान अली खान, राजीव तारानाथ, विकास महाराज, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, जरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता आदि हैं। ठीक है। बीड़ा वादक की बात करेंगे तो बदरुद्दीन डांगर, सुंदरम, बालाचंद्र वी, दोरई स्वामी आयंगर, कल्याण कृष्ण भगावतार, ये सब बीड़ा वादक हैं। ठीक है। शहनाई वादक की बात करेंगे तो अली अहमद हुसैन खां, दया शंकर जगन्नाथ, मधुकर टी धूमल, बिस्मिल्ला खां, अनंत पाल आदि हैं। ठीक है। बिस्मिल्ला खां याद रखना। वायलिन की बात करेंगे तो संगीता शंकर। ठीक है। वायलिन वादक संगीता शंकर, डॉक्टर एन राजम, अम्बी सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, टी.एन. कृष्णन, कुन्ना कुदी वैद्यनाथन, संदीप ठाकुर, ज्योत्सना श्रीकांत आदि जो है ये वायलिन वादक हैं। ठीक है। पखावज की बात करेंगे तो ये जो है पंडित मदन मोहन और पंडित भोला नाथ पाठक, ठीक है, गोपाल दास, छत्रपति सिंह और उस्ताद रहमान खां, ये सब पखावज वादक हैं। ठीक है। अगला देखते हैं संतूर वादक। संतूर वादक में शिव कुमार शर्मा का नाम याद रखिएगा, तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपोरी, अभय रुस्तम सोपोरी आदि जो संतूर वादक हैं। मृदंग की बात करेंगे। मृदंग जो है तंजावुर रामपुर, टी.के. मूर्ति, टी.वी. गोपाल कृष्णन, मद्रास एक कन्नल और ए.एस. राजगोपाल आदि हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो ओडिसी की अगर हम बात करेंगे तो पंकज चरण दास, मोहन सुंदर देव गोस्वामी, सोनल मानसिंह, संहिता प्राणी, माधवी मुदगल, केरुल चरण मोहपात्रा, कुमकुम मोहती, सुजाता मोहपात्रा, सेरेन लोवन, सुमित्राज अमेरिका की, ये सब जो है ओडिसी जो है नृतक हैं। ठीक है। रुद्र बीणा वादक की बात करेंगे तो असद अली खां, उस्ताद सादिक खां, ज्योतिष जे हेगड़े, ये सब रुद्र बीणा वादक हैं। नादस्वरम टी.एन. राज रत्नम पिल्लई, ठीक है, करू कुरुचि अरुणाचलम, शेख चिन्ना मौलाना, उमापति कंडासामी, एन कृष्णन, ये सब नादस्वरम वादक हैं। ठीक है। सारंगी वादक की बात करेंगे तो उस्ताद बिंदु खां, राम नारायण, साबरी खां और इसके बाद अरुण नारायण, ये सब सारंगी वादक हैं। इसके बाद भारत के प्रमुख
भारतीय नृत्य और उनके कलाकार की बात करेंगे तो सबसे पहले कथक की बात करेंगे। कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इसमें सुखदेव महाराज, लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, सितारा देवी, मालविका सरकार, मंजरी चतुर्वेदी, अच्छन महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, ये सभी कथक नर्तक हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखते हैं ओडिसी का हो ही गया। कुचिपुड़ी की बात करते हैं। कुचिपुड़ी में देखेंगे तो राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, प्रेमपति, चिन्ना सत्यम, शोभा नायडू, उमा रामाराव, शांताराव, ये सब कुचिपुड़ी जो है नर्तक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कथकली। तो इसमें कलामंडलम कृष्ण नायर हैं, उदय शंकर हैं, वी नारायण मेनन है, मृणालिनी साराभाई हैं। ठीक है, और शांताराव, सदानंद कृष्ण कुट्टी, कुट्टाकल शिवरामन है, कलामंडलम केशवन नंबूदरी। ठीक है, केशव नंबूदरी का नाम याद रखिएगा। ये सब कथकली नृतक हैं। भरतनाट्यम नृतक की बात करेंगे तो इसमें रुक्मणी देवी आती हैं, अरुणदेल हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, सोनल मानसिंह हैं, पद्मा सुब्रमण्यम है, सरोजा वैद्यनाथन है, मृणालिनी साराभाई। देखिए भरतनाट्यम और कथकली दोनों हैं। ठीक है, और लीला सैमसन, मालविका रूपसा रूपकई, वैजंती माला बाली, प्रियदर्शनी गोविंद, शांताराव, ये सब भरतनाट्यम नृतक हैं। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो मोहिनीअट्टम नृतक में आते हैं भारती शिवाजी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी, अम्मा, सुनंदा नायर, विनीता नेदू गाड़ी, विजय लक्ष्मी, राधा दत्ता, पल्लवी किशन, गोपिका वर्मा। ठीक है, मणिपुरी की बात करेंगे तो इसमें नल कुमार सिंह, आतम सिंह, गुरु अमली सिंह, झावेरी बहनें यानी दर्शना नयना, सुवर्णा और रंजना झावेरी। ठीक है, कलावती देवी, बिंबावती देवी, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह और गुरु नीलेश्वर सिंह मुखर्जी, याद रखिएगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बात करेंगे तो देखिए शुद्ध स्वर की बात करेंगे तो ता स्वर में आता है सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, सप्तक में आते हैं 12 स्वर, इसमें सा रे गा मा पा धा नी इस तरीके से आते हैं। ठीक है, अब ये जो है 17वीं शताब्दी के कर्नाटक संगीत विज्ञान वेंकटा माखी ने इन 12 स्वरों से तैयार किए गए 72 मेलों की एक पद्धति बनाई थी और 20वीं शताब्दी में पंडित भातखंडे ने हिंदुस्तानी रागों का वर्गीकरण करने के लिए 72 में से 10 को चुना था। इसके बाद ध्रुपद शैली की बात करेंगे तो ग्वालियर के राजा मान सिंह और तोमर ध्रुपद की व्यापक लोकप्रियता के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थे। वृंदावन के स्वामी हरदास महान ध्रुपद गायक थे। ठीक है, तानसेन स्वामी हरदेश के शिष्य जो हरिदास के शिष्य थे एवं ध्रुपद के जो है सर्वोत्तम गायकों में से एक थे तानसेन। ध्रुपद विशिष्टता 4 भागों में गाया जाने वाला भागगीत है, स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग। ठीक है, शैलियाँ की अगर हम बात करेंगे तो ध्रुपद को गाने की 4 शैलियाँ और या वाणियाँ थी। गौहरवाड़ी में राग या अलंकृत रागात्मक आकृतियों का विकास है। डागरवाड़ी में रागात्मक वक्रताओं और शालीनताओं पर बल दिया गया है। कंधारवाड़ी में स्वरों के शीघ्र अलंकरण की विशेषता है। इसके बाद अगर इसमें बात करते हैं तो नौहरवाड़ी अपने संगीतात्मक संलग्न आकस्मिक परिवर्तनों के लिए जानी जाती थी और ये वाड़ियाँ जो कि अब विलुप्त हो गई हैं। ठीक है, ख्याल की बात करते हैं। ख्याल तो ये जो है एक विदेशी शब्द है जिसका अर्थ है कल्पना। ठीक है, ये ध्रुपद से अधिक गीतात्मक है। ख्याल गायक और ख्याल के में घराने होते हैं। ठीक है, और वर्तमान ख्याल की 2 विविधताएँ हैं, धीमी लय जिसको विलंबित ख्याल कहते हैं और तेज यानी कि द्रुत ख्याल। ठीक है, प्राचीनतम घराना इसमें है ग्वालियर घराना। ठीक है, अन्य प्रमुख घरानों में आगरा घराना, जयपुर अतरौली घराना, रामपुर घराना आदि आते हैं। अब लोक नृत्य और लोक नाट्य की बात करते हैं तो उसमें आता है घुमरा। ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। नुआखाई दशहरा आदि त्योहारों पर जो है इसको किया जाता है। और डाल खाई की बात करेंगे तो उड़ीसा को लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। ये पश्चिमी उड़ीसा के बारागढ़, संबलपुर, बोलनगिरी आदि में प्रचलित है। इसमें आदिवासी युवक युवतियाँ दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, छऊ नृत्य की बात करेंगे तो ये नृत्य जो है शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है। यह नृत्य रणप्रिय कला के कदमों तकनीकों से युक्त हैं। छऊ पूर्वी भारत की एक प्रमुख नृत्य कला है और यह पूर्वी भारत में उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों में प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट है पुलुकाली। पुलुकाली जो है ये पुलिकाली ये लोक कला है। नृत्य संगीत नाटक की पुलिकाली शैली में केरल में जो है ओणम त्यौहार के बाघ के शिकार की कहानी प्रस्तुत करती है। रड़प्पा जो है रनप्पा जिसे कहते हैं, ये उड़ीसा में नृत्य में जो है भगवान कृष्ण के बचपन के जीवन को नृत्य के माध्यम से दर्शाते हैं रड़प्पा नृत्य में। और ये लोक नृत्य जो है गंजाम जिले में विशेष रूप से लोकप्रिय है। ठीक है, गराड़ी नृत्य जो है पुदुचेरी का लोक नृत्य है। ठीक है,
डोलू कुनिथा नृत्य जो है कर्नाटक राज्य का पारंपरिक ड्रम नृत्य है। इसके बाद चेराव नृत्य की बात करेंगे तो ये मिजोरम का पारंपरिक लोक नृत्य, इसे बांस नृत्य या बम्बू डांस भी चेराव नृत्य को कहते हैं, याद रखिएगा। गरबा नृत्य जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। और इसके बाद गौर नृत्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध ये लोक नृत्य है। बस्तर के पठारी क्षेत्र में गौर माड़िया जनजाति के द्वारा ये विवाह के अवसर पर करते हैं, ठीक है। बियाहुला गिद्दा जो है भारतीय पंजाब में जो है विवाह के दौरान लोक नृत्य बियाहुला गिद्दा किया जाता है, ठीक है। सत्रिया नृत्य की बात करेंगे तो ये असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। ये 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक शंकर देव द्वारा सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु जो है एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रचलित कराया गया। बागुरम्बा नृत्य जो है ये असम के बोडो समुदाय का एक लोक नृत्य है। और ये जो है बैसागु के दौरान बैसाख के एक बोडो उत्सव के दौरान दिया जाता है। बोडो समुदाय का एक नववर्ष त्यौहार है, ठीक है। माथुरी जो है लोक नृत्य तेलंगाना राज्य का एक प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। तुलाल जो है केरल राज्य की एकल व्यंग प्रधान शैली है, ठीक है। इसके बाद धनगरी गजा जो है ये पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। यह नृत्य सोलापुर जिले में जो है गरड़िया जात के द्वारा के लिए किया जाता है, जिसे धनगर कहते हैं, ठीक है। घूमर नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य की एक परंपरागत लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य होली, दीपावली, नवरात्र, गणगौर जैसे बड़े त्योहारों में जो है करते हैं, ठीक है। कोलिकल नृत्य जो है ये केरल राज्य का जो पारंपरिक लोक नृत्य है, इसमें 16 कलाकार होते हैं जो घेरे के नृत्य में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रतवाई नृत्य, ये भारत के मेवाती जनजातियों से संबंधित है। लेजिम नृत्य महाराष्ट्र में किया जाने वाला नृत्य है। खुल्लम नृत्य ये जो है खुल्लम या खुआलम ये साहित्यिक अर्थ है मेहमानों का नृत्य, ये मिजोरम का एक लोक नृत्य है। बोलाक आर्ट जो है ये कर्नाटक राज्य की लोक नृत्य शैली है, ठीक है। इसके बाद भांड पाथर नृत्य ये जो है कश्मीर की नृत्य शैली है। आलू या टू मोड से ये नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। भवाई जो है ये गुजरात का लोक नृत्य है। मैं माता त्यौहार जो है ममिता त्यौहार हार्वेस्ट के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, ये त्रिपुरा राज्य में होता है, ठीक है। वजरी नृत्य जो है पाकिस्तान की पश्तून जनजातियों के द्वारा जो है ये वजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है थोड़ा नृत्य जो है ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। और यलहू जगोई नृत्य जो है मणिपुरी राज्य का नृत्य रूप है। छम नृत्य जो है बौद्धों के द्वारा किया जाने वाला हिमाचल प्रदेश सिक्किम आदि में फेमस है। धिमसा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। दोमहल नृत्य जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। पंजाब के टप्पा गीत की बात करेंगे तो ये टप्पा में एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। टप्पा गीत बहुधा पंजाबी भाषा में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मटकी, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। बग्गा जो है पंजाब नृत्य जो है पंजाबी नृत्य बग्गा पंजाब का एक मार्शल नृत्य है। कोलकली जो है ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र लक्षद्वीप की लोकप्रिय नृत्य शैली है। बाघा नाचा जो है उड़ीसा का बाघा नाचा हिंदू माह के चैत्र के अनुसार चैत्र माह में किया जाता है, ठीक है। कुड़बी नृत्य जो है प्रसिद्ध भारतीय राज्य के गोवा से संबंधित है। बागुरम्बा जो है असम के बोडो जनजाति द्वारा है प्रसिद्ध है। सुआ नाचा सुआ गीत जो है ये महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं और ये छत्तीसगढ़ में काफ़ी लोकप्रिय है, ठीक है। नेक्स्ट है विदेशिया नृत्य, ये जो है बिहार राज्य में से संबंधित है। पेना नृत्य जो है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। पाखिंडा नृत्य जो है राजस्थान के किसानों के द्वारा खेतों में काम करते समय गाते हैं। अलकप की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल का ये नृत्य है, ठीक है। करताल जो है राजस्थान का संगीत वादन करताल एक घनवाद है, आइडियोफोन की श्रेणी में आता है, ठीक है। चिकारा जो है चिकारा लकड़ी का ये तो दूसरी चीज़ें आ गई। 10 थाट जो है स्वरग्राम हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली से संबंधित है। और ये जो है संगीत पद्धति के थाट या ठाट बिलावल थाट कल्याण थाट कमाल ठाट काफ़ी थाट असावरी थाट इस तरीके से जो है ये संबंधित है, ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो आता है साडो राग। साडो राग की बात करेंगे तो स्केल स्वरग्राम के में केवल 6 स्वर होते हैं इसमें। मून वाक की बात करेंगे तो प्रसिद्ध नृत्य चाल है। इसके साथ माइकल जैक्सन का नाम जुड़ा हुआ है। मून वाक को बैक स्लाइड के रूप से में भी जानते हैं, ठीक है। इस नृत्य को नर्तक पीछे की ओर भागता है किंतु उसके शरीर की क्रियाएं आगे की ओर गति को दर्शाती हैं, ठीक है। भलेरी जो है ये भलेरी महाराष्ट्र के लोकप्रिय गीतों में से एक है। खेतों में काम करने वाले किसानों और कार्यों की जयकार करने हेतु गाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पेना पखंडा करताल हो गया। चिकारा जो है ये चिकारा लकड़ी चर्मपत्र और इस्पात से निर्मित एक तार वाद्य यंत्र है। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाने वाला एक स्थानीय संगीत वाद्य यंत्र है। मध्य प्रदेश में गीतों और नृत्यों के अनुक्रम में गायन के साथ
संगीत के लिए जो है इसका प्रयोग मुख्य रूप से प्रधान समुदाय द्वारा राजस्थान के अलवर जिले के मेयो समुदाय के द्वारा गायन के साथ प्रयोग करते हैं। ठीक है। पोनु योक्सी, ये अरुणाचल प्रदेश में पोनु योक्सी नामक तलवार की तरह एक वाद्य यंत्र का उपयोग पुजारियों के द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान करते हैं। ठीक है। सरस्वती बीड़ा, ये प्रायः कटहल वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग जो है कर्नाटक के शास्त्रीय संगीत में प्रयोग किए जाने वाले बड़े करसितार के वाद्य यंत्र के लिए करते हैं। ठीक है। इसे बोबोली बीड़ा या फिर बोबोली बीड़ा या सरस्वती बीड़ा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है मारफती। मारफती की बात करेंगे तो इसमें जो है बांग्लादेश, ये गीत जो है मारफती गीत है, बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है। बांग्लादेश में अन्य प्रसिद्ध पारंपरिक लोकगीत भटियाली, बाउल, मुर्शदी आदि हैं। ठीक है। मांड की बात करेंगे तो राजस्थान की पारंपरिक लोक गान शैली है। ठीक है। तो इस तरीके से इसके हो गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं तो च्याब्रुंग। च्याब्रुंग जो है सिक्किम के लंबू संप्रदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। रविंद्र संगीत, ये जो है लोकगीतों का समूह है जिसे पश्चिम बंगाल के त्योहारों और अनुष्ठानों के दौरान जो है गाया जाता है। ये बंगाली संगीत का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप है। ठीक है। इसके बाद आता है कालबेलिया। कालबेलिया के बारे में हो चुका है, इसमें आप लोग ये जानिएगा कि ये कहाँ से संबंधित है, राजस्थान राज्य से संबंधित है। ठीक है। शबद की बात करेंगे तो ये जो है सामूहिक गान गुरु पर्व से संबंधित है। सिख के पहले गुरु नानक देव की जय की जन्मोत्सव के गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। मार्गम कली केरल राज्य की अनुष्ठानिक लोक कला है। मंडो जो है गोवा क्षेत्र की संगीत मंडो है। अभंग की बात करेंगे तो विठल विठोबा स्तुति में किए गए छंदों को कहते हैं। ठीक है। पूरे देश के जगह जगह के लोकगीत जो हैं वो सारे इसमें दिए गए हैं। भटियाली की बात करें तो पश्चिम बंगाल राज्य का लोक संगीत है। इसके अलावा बांग्लादेश का भी लोक संगीत है। ठीक है। भटियाली जो है एक नदी गीत है जिसको नागपुर के द्वारा गाया जाता है। दसकठिया की बात करें तो गाथा गीत की एक शैली दसकठिया है। और दसकठिया की बात करेंगे तो ये जो है लकड़ी निर्मित वाद्य यंत्र दसकाठी से प्रयोग होता है। ठीक है। आगे हम पर्व, त्यौहार, महोत्सव और मेला के बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसमें अगर हम सबसे पहला देखते हैं बिहू। तो बिहू की अगर हम बात करें तो देखिए 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं और असम का ये महत्वपूर्ण त्यौहार है। अब इसमें देख लेते हैं कि 3 प्रकार के कौन कौन से बिहू होते हैं। तो पहला है बोहाग बिहू, दूसरा है माघ बिहू और तीसरा है ये काती बिहू। ठीक है। बोहाग बिहू जो है बैसाख मध्य अप्रैल में मनाया जाता है। माघ बिहू जो है माघ में मध्य जनवरी में मनाते हैं। काती बिहू जो होता है कार्तिक मध्य अक्टूबर में मनाते हैं। बोहाग बिहू की अगर हम बात करें तो इसको रोंगाली बिहू भी कहा जाता है। और यह जो है असमिया नववर्ष का प्रारंभ जब होता है तब उस दिन मनाते हैं। ठीक है। प्रथम दिन जो होता है वो गौरू बिहू होता है। द्वितीय दिन रोंगाली बिहू होता है। इसके बाद बुआई के समय का आगमन का ये प्रतीक होता है। माघ बिहू जो जनवरी में मनाया जाता है वो कटाई सत्र के अंत का प्रतीक होता है और पूर्व संध्या को उसकी उर्की कहा जाता है। पूर्व संध्या को क्या कहा जाता है? उर्की कहा जाता है। काती बिहू जो होता है कोंगाली बिहू भी इसको कहते हैं और ये धान की रोपाई के पूरा होने का प्रतीक होता है। तुलसी के पौधे के सामने जो है दीप प्रज्वलित करके ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के बिहू जो कि ये असम राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू की अगर हम बात करेंगे तो जल्लीकट्टू जो है तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है और ये पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में जो है ही पोंगल त्यौहार होता है और वहीं पर जो है ये आयोजित होता है। इसमें बैलों से मनुष्य की लड़ाई कराई जाती है। ठीक है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा जो है ये उड़ीसा राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है और ये रथ यात्रा जो है पुरी में जो है आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को ये होता है और रथ यात्रा में बलराम, देवी सुभद्रा और जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण के अलग अलग रथ जो है निकलते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो कर्मा की बात करेंगे तो कर्मा जो है पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य किया जाता है और कर्मा पर्व जो है वर्षा ऋतु यानी भाद्रपद मास में मनाया जाता है और ये आदिवासी समाज का एक लोक प्रचलित पर्व है। विशेष रूप से झारखंड और बिहार में ये प्रचलित है। ठीक है। इसके बाद इको रिट्रीट की बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में जो है प्रतिवर्ष इको रिट्रीट फेस्टिवल मनाया जाता है। धनु यात्रा अथवा धनु यात्रा जिसको कहते हैं ये उड़ीसा का लोकप्रिय त्यौहार है। विशेषकर एक बरगढ़ है जो कि यहाँ का स्थान है, वहाँ पे जो है ये मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि वार्षिक नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन हो जो विष्णु के कृष्ण अवतार को समर्पित है। प्रमुख विषय होता है इसमें कृष्ण लीला और उनकी मथुरा की विजय प्राप्त करने पर आधारित होती है। ठीक है।
इसके बाद गंगा सागर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन मकर संक्रांति पर होता है। 13 से 15 जनवरी के प्रत्येक वर्ष पश्चिम बंगाल में करते हैं और ये गंगा डेल्टा के दक्षिणी सिरे पर कोलकाता के जो है लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सागर द्वीप पर आयोजित करते हैं। माओत्सु की बात करें तो नागालैंड राज्य में जो है माओत्सु उत्सव मनाया जाता है और ये आओ जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, आओ जनजाति जो है निवास करती है नागालैंड में, उनका प्रमुख त्यौहार है और यह उत्सव प्रतिवर्ष मई माह के पहले सप्ताह में मनाते हैं। इसके बाद है बाण गंगा महोत्सव। तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये महोत्सव 2 दिवसीय संगीत समारोह है। जनवरी के महीने में मालाबार हिल्स और मुंबई में मनाते हैं। इसमें इसका नाम बाण गंगा टैंक के नाम पर पड़ा है, जो मालाबार पहाड़ियों के बालकेश्वर मंदिर के परिसर में स्थित एक पवित्र तालाब है। यह महोत्सव पहली बार वर्ष 1992 में आयोजित किया गया था। नवकलेवर यह पूरी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिरों से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है और इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। सुंदरेश्वर अरट्टू महोत्सव यह केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये जो है 8 दिनों तक चलता है। ये महोत्सव मार्च से अप्रैल की अवधि में सुंदरेश्वर मंदिर जो कि कन्नूर केरल में आयोजित होता है। ठीक है, बाली यात्रा जो है ये बाली का सफ़र बाली यात्रा उत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाते हैं और ये कटक में महानदी तट पर जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1 सप्ताह तक चलने वाला एक कार्यक्रम आयोजित होता है। और बाली कहाँ पर है? बाली जो है इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो अभी G20 शिखर सम्मेलन हुआ है। फ्लोट महोत्सव जो है तमिलनाडु के मदुरई में मनाया जाने वाला प्रमुख महोत्सव है और यह उत्सव 17वीं शताब्दी से मनाया जाता रहा है। इसकी शुरुआत राजा तिरुमलई नायक के द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल, ये फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश के SPS नेल्लोर जिले में मनाते हैं। बतकुंबा, ये जो है तेलंगाना राज्य में जो है बतकुंबा उत्सव मनाया जाता है। फूलों का उत्सव होता है, नवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। ठीक है, साल्ज़बर्ग की बात करेंगे तो महोत्सव संगीत और नाटक का प्रमुख त्यौहार है। 1920 में स्थापना हुई थी और ग्रीष्मकाल में ऑस्ट्रियाई शहर साल्ज़बर्ग में ये आयोजित होता है। रण उत्सव गुजरात राज्य के कच्छ जिले में होता है। चूफाट, ये जो है सिक्किम का प्रसिद्ध लोक नृत्य चूफाट लेप्चा समुदाय का एक लोक नृत्य है और इसमें वे कंचनजंगा पर्वत की चोटियों की पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष बौद्ध चंद्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने के 15वें दिन पर्वत देवता को जो है खुश करने के लिए करते हैं। ओणम महोत्सव, ओणम जो है केरल का जो है प्रमुख और महत्वपूर्ण पर्व है। ये शस्योत्सव यानी फसल कटने पर मनाया जाने वाला उत्सव होता है। केरल में प्रत्येक जाति एवं धर्म के लोग शस्योत्सव में अति श्रद्धा उल्लास से मनाते हैं। ठीक है, शस्योत्सव में बैसाखी, पोंगल, रोंगाली, बिहू आदि भी शामिल है। अगला है उगादी की अगर हम बात करेंगे तो त्यौहार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में जो है तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ये त्यौहार चैत्र मास के पहले दिन मनाया जाता है। इसके बाद द्रुक्पा सीची है, ये सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है। भगवान बुद्ध के व्यक्तित्व से संबंधित है। बौद्ध धर्म के लोगों में इस त्यौहार की बहुत बड़ी मान्यता है और इस तरीके से इसमें जो है होता है। ठीक है, थाई पूसम की बात करें तो ये हिंदू त्यौहार है जो तमिल समुदाय के द्वारा किया जाता है और ये त्यौहार में क्या होता है, भगवान मुरुगा की पूजा की जाती है और थाई पूसम त्यौहार प्रतिवर्ष थाई के तमिल महीने में यानी जनवरी फरवरी में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लोसर उत्सव, इंपॉर्टेंट उत्सव है। ये तिब्बती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नया वर्ष। ठीक है, लोसर त्यौहार तिब्बती नव वर्ष का प्रतीक है। ये तिब्बत, भारत, नेपाल, भूटान आदि महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है और इसे लद्दाख, सिक्किम जैसे राज्यों में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मुख्यतः आपको यह याद रखना लोसर उत्सव जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। लद्दाख के महोत्सव की देख लें तो सिंधु दर्शन, लद्दाख महोत्सव, हेमिस महोत्सव, लिकिर महोत्सव आदि ये सब लद्दाख के महोत्सव हैं। ठीक है, लोसांग नामसांग जिसको कहते हैं ये सिक्किम राज्य का त्यौहार है। ये अधिकांशतः दिसंबर माह में मनाते हैं और ये ऐसा समय जब किसान अपनी फसल की कटाई का जश्न मनाते हैं। त्यौहार लेप्चा भूटिया के जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। एंथुरियम जो है ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। 2006 से आयोजित ये प्रतिवर्ष केंद्र सरकार वित्तीय मदद से मिजोरम के पर्यटन विभाग द्वारा हार्टिकल्चर विभाग के सहयोग से मनाते हैं। कावेरी संक्रमण, ये जो है अक्टूबर महीने के कर्नाटक के कोडागु जिले में तालकावेरी में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ऑल सोल्स डे, ये ऑल सोल्स डे ईसाई धर्म का त्यौहार है जो मृतकों की स्मृति में 2 नवंबर को मनाते हैं। मुख्य रूप से ईसाइयों के कैथोलिक संप्रदाय द्वारा मनाता है। याओ संघ की बात करें तो बसंत ऋतु में आयोजित 5 दिवसीय त्यौहार है जो मणिपुर में पारंपरिक रूप से मनाते हैं। ठीक है, इसमें लमता यानी फरवरी मार्च महीने में पूर्णिमा के दिन होता है। रंगों का त्यौहार भी इसको कहा जाता है। माराबत और बगदयास
बद गयास, ये महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसमें क्या है, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है। सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतलों के साथ जुलूस निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें दशाइन त्यौहार। दशाइन त्यौहार जो है विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। नेपाल का सबसे बड़ा लंबा और सबसे शुभ त्यौहार है। ये नेपाली अश्विन माह में मनाया जाता है, जो कि होता है सौर कैलेंडर में सितंबर से अक्टूबर। ठीक है, त्यौहार शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, नेपाली वार्षिक कैलेंडर के अनुसार पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। इसमें देवी शक्ति दुर्गा की पूजा की जाती है। साद सुक, ये है मेघालय का लोकप्रिय नृत्य त्यौहार। साद सुक मिनिजियम बुआई का त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कृषि प्रधान त्यौहार है। ठीक है, चैरोबा जो है ये त्यौहार मणिपुर का नववर्ष के रूप में जाना जाता है। अली ए लिंगंग फेस्टिवल जो है असम में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तिया जो है पंजाब का तीज त्यौहार है, जो कि सावन यानी ऋतु में मनाया जाता है। और हेमिस की बात करेंगे तो ये लद्दाख में हेमिस त्यौहार तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन मनाते हैं और ये भगवान पद्म संभव को समर्पित है। ठीक है, और लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस गोम्पा में इसका आयोजन होता है। पोला जो है, पोला महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। किसानों के द्वारा बैलों की पूजा करके मनाते हैं। सकेवा की बात करेंगे तो सिक्किम के किरात खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है। मदाई जो है बस्तर क्षेत्र के मदाई त्यौहार स्थानीय केसरपालिन देवी पूजा की साथ मनाया जाता है। ठीक है, सागा दावा की बात करेंगे। सागा दावा जो त्यौहार गुड़ों का महीना कहलाता है। त्यौहार महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण का प्रतीक है। लाई हरोबा त्यौहार जो है मणिपुर के उत्सव में से एक है। ये नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर के सभी नृत्य के रूप में आधार है। लाई हरोबा का अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। ठीक है, जावा त्यौहार जो है झारखंड में प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए किया जाता है और ये जो है त्यौहार अविवाहित जनजात लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। सिगमोत्सव जो है फागुन के महीने में गोवा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसको भारत में जो है इसे होली के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में। ठीक है, चावोथ जो है ये प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि गोवा राज्य में मनाते हैं। जानकू जो है उत्सव ये मनाए जाने वाली नेपाली की अनूठी संस्कृत प्रथा है। नेक्स्ट है सैर गुलफरेशन। ये जो है फूलों वाली सैर का फूलों का त्यौहार है, दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा मनाया जाता है। वेलबिल ओरी वीजा की बात करें तो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार है, अगस्त के महीने में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद गुरु पर्व आता है जो कि सिख समुदाय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार और पवित्र त्यौहार है, जिसे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में मनाते हैं। ठीक है, और गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव और जयंती के रूप में भी मनाते हैं। कंथूरी जो उत्सव है ये तमिलनाडु में मनाया जाता है और ये धर्मनिरपेक्ष उत्सव जहाँ सैयद कादिर वली के दरगाह में जाते हैं। ठीक है, भगता पर्व की बात करेंगे तो भगता पर्व झारखंड राज्य में बसंत और गर्मियों की अवधि में मनाया जाता है और ये एक जनजातीय त्यौहार है और झारखंड के तमाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय है। भगोरिया हाट उत्सव ये मध्य प्रदेश के भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश में और इसमें ये जनजातियों का प्रसिद्ध त्यौहार है। भगोरिया विश्व प्रसिद्ध जो है झाबुआ का भगोरिया विश्व प्रसिद्ध है। पावलकुट की बात करेंगे, पावलकुट त्यौहार जो है भारत के मिजोरम राज्य में मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है अगर इसमें देखें तो अजमेर उर्स ये महोत्सव सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। इन्होंने भारत में चिश्तिया परंपरा का प्रचार किया था। हरेली उत्सव जो है छत्तीसगढ़ राज्य में श्रावण मास के अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है, साओ जो आओ गोवा में मनाया जाने वाला ईसाई धर्म उत्सव है, प्रतिवर्ष 24 जून को मनाते हैं। यह त्यौहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को समर्पित है। मिलाद उन नबी, पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए मिलाद उन नबी नामक त्यौहार मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था। छठ पूजा जो है ये भगवान सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। ठीक है, लठमार होली की बात करेंगे तो ये मथुरा जनपद बरसाना और नंदगांव में मनाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद माधवपुर घेड़ मेला ये जो है आयोजन प्रतिवर्ष पोरबंदर के माधवपुर घेड़ गुजरात में होता है। इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, लोक कथाओं के अनुसार देखें तो इसी स्थान पर भगवान कृष्ण ने राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। अम्बुबाची मेला जो है गुवाहाटी असम में कामाख्या मंदिर के जो है प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और ये आषाढ़ माह यानी कि जून में इसको मनाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रंग घर जो है एशिया की सबसे पुरानी रंगशालाओं में से एक। रंग घर का निर्माण अहोम वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण सबसे पहले स्वर्गदेव प्रमता सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था। बौथा मेला जो है ये गुजरात का पशु व्यापार पर्व है और मेला एक छोटे से गांव बौठा में लगता है, इसलिए इसका नाम बौथा मेला पड़ गया। ठीक है,
गुग्गा नवमी की बात करेंगे तो ये एक धार्मिक उत्सव जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि में लोकप्रिय है और ये सर्प पूजा से संबंधित है। चपचार कूट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मिजोरम का चपचार कूट बहुत ही खास त्यौहार है जिसे मार्च में मनाते हैं। झूम यानी कि जंगल की सफाई के बाद इसको मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है बोलियाँ की बात करेंगे तो लूसी बोली जो है मिजोरम में बोला जाता है, ठीक है। एरावला, कादर और मुदवर बोली ये सब मुख्य रूप से अनामलाई पहाड़ी क्षेत्र के जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं, ठीक है। डेजर्ट फेस्टिवल की अगर हम बात करें, इसका आयोजन राजस्थान के क्षेत्र जैसलमेर के राजस्थान विकास पर्यटन प्राधिकरण द्वारा जो है माह के मध्य के पूरे दिन जो आयोजित किया जाता है, ठीक है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक मनाया जाता है और इस त्यौहार के पहले दिन को कहा जाता है भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम या कन्नम पोंगल कहा जाता है। कंबाला की बात करें तो इसमें भैंसों की दौड़ प्रतियोगिता होती है और कर्नाटक का लोकप्रिय त्यौहार है। वन महोत्सव जो बात करेंगे तो ये वृक्षारोपण वन प्रोत्साहन देने के लिए जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है और ये तत्कालीन खाद्य एवं कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नलवारी मेला की बात करेंगे तो ये नलवारी यानी कि पशु मेला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में होता है, ठीक है। और ये गोल्डस्टीन के द्वारा आयोजन किया गया था, शुरुआत किया गया था। उत्तरायण की बात करेंगे तो ये गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मकर संक्रांति के अवसर पर केरल राज्य में जो है वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है। राजा परवा, ये मानसून के आरंभ पृथ्वी के न्यायित्व का उत्सव मनाने वाला अनूठा त्यौहार राजा परवा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा का सबसे फसल कटाई त्यौहार है। गणेश चतुर्थी के उत्सव के एक दिन बाद जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। वल्लम कल्ली ये केरल का प्रमुख पारंपरिक नौका दौड़ है, ठीक है। और ये जो है आयोजन होता है ओणम के दौरान आयोजित किया जाता है वल्लम कल्ली। अराड़मुड़ा नौका दौड़ है, ये अराड़मुड़ा नौका दौड़ ये भी केरल की सबसे प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध दौड़ है, ठीक है। नौका दौड़ से संबंधित जितने भी आएंगे वो केरल से संबंधित होंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और यह प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए शुरुआत किया गया। भारत सरकार की पहल है, शुरुआत हुआ है 12 मार्च 2021 से, समाप्ति होगा 15 अगस्त 2023 को। भारत के लोगों, सांस्कृतिक और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है। चेतियागिरी बिहार महोत्सव की बात करेंगे तो ये जो है सांची रायसेन मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला पर्व है और ये महाबोधि महोत्सव में मनाया जाता है, ठीक है। हिजला मेला जो है दुमक्का झारखंड में मनाते हैं। इसके बाद वंगाला त्यौहार गारो जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। फसल त्यौहार है, नवंबर में इसको मनाते हैं। सरहुल उत्सव की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड का प्रकृति पर्व है, सखुआ के पौधे का विशेष महत्व इसमें, ठीक है। सोहराई पर्व जो है झारखंड का प्रमुख त्यौहार है, फसल काटने के तुरंत बाद मनाते हैं। चित्रकला की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जादव पटिया और अल्पना दोनों की बात करेंगे। जादव पटिया जो है झारखंड की चित्रकला की एक लोकप्रिय शैली कला है। अल्पना जो है ये पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लोक कला शैली है और अल्पना के निर्माण में महिलाएं चावल के चूर्ण आदि से घरों की दीवारों, फर्श और धार्मिक पौराणिक चित्रों को अपनी अंगुलियों से उकेरती हैं या बनाती हैं। मधुबनी जो है बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, ये मिथिला कलाकृति के नाम से भी इसको जानते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली, ठीक है। कोल्लम चित्रकला शैली जो है तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक लोक कला है और इस कला के तहत जो है रंगोली की तरह घरों को बाहर चित्र बनाया जाता है। कोल्लम केरल का एक हिस्सा है और कोल्लम जो है थुलाई केरल का एक नृत्य भी है, तो याद रखिए। लेकिन ये तमिलनाडु कोल्लम जो लोक कला है तमिलनाडु राज्य का पारंपरिक लोक कला है। पट्टचित्र की बात करेंगे तो ये जो है पट्टचित्र शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और यह कला ओडिशा और पश्चिम बंगाल में काफ़ी प्रचलित है। फड़ चित्रकारी की बात करेंगे, फड़ चित्रकारी एक विशाल एक प्रकार की स्क्रॉल आधारित चित्रकारी है। कैनवास या कपड़ा जिसे फड़ कहा जाता है पर यह चित्रकारी किया जाता है, राजस्थान में प्रचलित है। नंदन ब्लॉक प्रिंट की बात करें, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी कला में फैब्रिक पर रूपांकनों के सुगंधित और संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुर गाँव में किया जाता है। ये भील जनजाति में लोकप्रिय है। कालीघाट चित्रकारी की अगर हम बात करेंगे तो कालीघाट चित्रकारी का नाम कोलकाता में अपने मूल स्थान कालीघाट से निकला है। कालीघाट माँ काली के मंदिर हेतु प्रसिद्ध है। सांझी की बात करें तो कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के मथुरा में हुई थी। इसमें राधा कृष्ण का चित्र किया जाता है, ठीक है। इसके बाद रंगावली की बात करेंगे तो कर्नाटक की पारंपरिक लोक कला है। स्थानीय भाषा में रंगोली को रंगावली कहा जाता है, ठीक है। कांगड़ा चित्रकला की बात करेंगे तो कांगड़ा चित्रकला शैली जो है स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पहाड़ी चित्रकला का एक भाग है। कांगड़ा चित्रकला का विकास कंचोट राजवंश
राजा संसार चंद्र के कार्यकाल में हुआ था। पौराणिक कथाओं और रीतिकालीन नायकों के चित्रों की प्रधानता कांगड़ा चित्रकला शैली में है। कांगड़ा चित्रकला जो है वैष्णव परंपराओं से संबंधित है। इसमें राधा कृष्ण के बीच अत्यंत प्रेम विषयों को प्रमुखता से जो है चित्रित किया गया था। तोलू बोमलट्टा की बात करेंगे तो ये छाया कठपुतली थिएटर परंपरा तोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसमें चमड़े की गुड़िया का नृत्य के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण चित्रकला शैलियाँ जो कि 17वीं से 19वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण हुई थी। पहले अगर हम देखें पहाड़ी शैली की तो इसमें क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश, पंजाब का निकटवर्ती क्षेत्र, जम्मू, उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। इसमें चरण फर्स्ट की अगर हम बात करें तो बसोहली शैली का प्रारंभिक केंद्र था बसोहली। ठीक है, और गुलेर शैली जो है जम्मू समूह से संबंधित। कांगड़ा शैली जो 18वीं शताब्दी के प्रकृतवाद और आरेखण की कोमलता की विशेषता है। और कुल्लू शैली जो है ये उभरी ठुड्डी और विस्तृत खुली आंखें इसकी शैली की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद मध्य भारत की और राजस्थानी शैली में देखें तो प्रकार में अगर देखते हैं तो मालवा शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली या आमेर, जयपुर शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेरी शैली, किशनगढ़ शैली राजा सामंत सिंह के संरक्षण में सारी चीज़ें प्रसिद्ध हुई थी। अब बात करेंगे वेशभूषा की तो इसमें जामदानी जो है बुनाई पारंपरिक कला की शुरुआत बांग्लादेश से हुआ। पोचमपल्ली साड़ी जो है ये इकस साड़ियाँ और इसी पोशाक सामग्री जो अपने इस पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है, तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मिर्जई और बंडी ये सफ़ेद और काले रंग की जैकेट का एक प्रकार जो मध्य प्रदेश विशेष रूप से बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय जो पुरुषों की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा है। चिकनकारी जो कि भारत का लखनऊ शहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मीनाकारी जो है रंगीन तामचीनी वाले आभूषणों में खांचों और उत्कीर्णों का लेपन करने की प्रक्रिया को मीनाकारी कहते हैं। बौछ जो है ये दूल्हे की तलवार होती है जिसे अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी विवाह समारोह के दौरान जो है धारण किया जाता है। राहिदे की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा ओढ़ा जाने वाला एक लंबा दुपट्टा है जो उनके सिर की ठंडी हवा से बचाने के साथ साथ उनकी परंपरागत सामाजिक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। ब्योपा की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों की एक परंपरागत पगड़ी है। ठीक है, काउरी साल जो है इसको रेहू खीम या क्यौरी साल कहा जाता है, नागालैंड राज्य का पारंपरिक परिधान है। और पुआन चेई जो है मिजोरम की जो है पारंपरिक पोशाक है। और इसमें क्या है मिजो महिलाओं द्वारा पावल कुट और चापचर कुट त्योहारों के दौरान पहनी जाती है। इसमें सफ़ेद रंग और काले रंग होते हैं। ठीक है, और मेखला चादर जो है ये असम राज्य का पारंपरिक विधान है, इसे 2 पीस साड़ी भी कहा जाता है। और कनी साल की अगर हम बात करेंगे तो ये हस्तशिल्प भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है और ये मुगलों के समय से प्रसिद्ध है। ठीक है, कढ़ाई की बात करें तो फुलकारी, कांधा, चिकनकारी कढ़ाई के रूप में प्रसिद्ध है। महापुरुषों से संबंधित स्थल की बात कर लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म पावापुरी कुंडाग्राम संबंधित है। गौतम बुद्ध की बात करें तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ इतने क्षेत्र जो है गौतम बुद्ध से संबंधित। ईसा मसीह से यरूशलेम और नाजरेथ संबंधित है। नेपोलियन से कोर्सिका, वाटरलू। गुरु नानक की बात करें तलवंडी जिसको नाना साहब और करतारपुर 2 संबंधित स्थल हैं। सिकंदर महान के मैसेडोनिया से आया था। ठीक है, महात्मा गांधी साबरमती, सेवाग्राम और पोरबंदर से संबंधित। मोहम्मद साहब मक्का मदीना, सरदार पटेल बारदौली और नाडियाड से संबंधित स्थल हैं इनसे। महाराणा प्रताप चित्तौड़ और हल्दीघाटी युद्ध हुआ, मेवाड़ इनसे संबंधित। टीपू सुल्तान श्रीरंगम मैसूरू का, अकबर बादशाह अकबर फतेहपुर सिकरी और अमरकोट की बात करेंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन जो कि इलाहाबाद में 3 मूर्ति भवन। विनोबा भावे पवनार। अरविंद घोष पुदुचेरी और कोलकाता से संबंधित। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस बेलूर से संबंधित है और राजेंद्र प्रसाद जीरादेई से संबंधित। भगत सिंह की बात करें लाहौर बंगा से संबंधित है। अब्राहम लिंकन केंटकी से। चंद्रशेखर आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, तत्कालीन जो इलाहाबाद है प्रयागराज कहा जाता है, पहले इलाहाबाद था तो वहाँ से संबंधित है। अल्फ्रेड पार्क में इन्हें शहीद हुए थे। नेल्सन मंडेला ट्रेफलगर से संबंधित। जनरल डायर जलियांवाला बाग से संबंधित है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन कोलकाता से संबंधित है। भारत के महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट तो एक है गतका पंजाब, दूसरा है मर्दानी खेल महाराष्ट्र में, ह्यूरन लॉन्गटोन थांगटा ये मणिपुर में है, कलरिपा यट्टू जो है केरल से संबंधित है। ठीक है, सिलम्बम तमिलनाडु से और अकीकीत नागालैंड से। ये सब क्या है भारत के महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट हैं। महान कार और उनसे संबंधित महापुरुष पाणिनि की बात करें तो संस्कृत व्याकरण के जनक हैं। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक हैं। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी थे।
ठीक है, और समाजवादी नेता थे। और बाबा आमटे जो थे भगवान वन की आनंद भवन की वन की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ के स्थापना किया था। मदर टेरेसा निर्मल हृदय के संस्थापक थी। हेनरी ड्यूनेंट रेड क्रॉस की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। और महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। न्यूटन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट बेडन पावेल स्काउटिंग की स्थापना। विनोबा भावे जो थे पौनार आश्रम की स्थापना और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। और अरविंद घोष ओरोविले आश्रम में पुदुचेरी में जो था उसकी स्थापना। और रविंद्रनाथ ठाकुर विश्व भारती की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद इसमें नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो असम में कौन कौन सा नृत्य है वो देख लेते हैं। असम में भोरताल नृत्य बिहू असम का है। और झूमर, सत्रिया नृत्य, देवधानी, बंगरूबा ये सब असम के नृत्य हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात है तो डेलोंग, पोपीर, खामटी, हुरकानी, पोनुंग और टापू। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो कर्मा लोक नृत्य, धोबिया, हरुका बाउल, चरकुला, रसिया, रासलीला, झूला, कथक नृत्य आता है। ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो थड़िया, चौफुला, छोलिया, हारुल, थाली, झोड़ा, झांझरी आता है। गुजरात में टिप्पानी, पधार, रथवानी, घेर, मनियारू रास, डांडिया रास और गरबा, ये दो याद रखिएगा। ठीक है, और जो है आंध्र प्रदेश का टप्पेटा गुल्लू, पगाती बैसालू, धमीसा, कोमो कोया। उड़ीसा में छऊ नृत्य याद रखिएगा। घुमरा नृत्य, छैती घोड़ा, गोती पुआ नृत्य याद रखिएगा। बिहार में कर्मा नृत्य, झरनी, लौंडा नाच और झजिया, जट जटिन, झूमर नृत्य ये सब बिहार का है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य बाछा, नगमा, कूद, डांडी नाच, राउफ नृत्य याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हफीजा और दुमहाल नृत्य जम्मू कश्मीर का। ठीक है, झारखंड में कर्मा नृत्य याद रखिएगा। छऊ नृत्य, पाइका, सरहुल नृत्य झारखंड का याद रखिएगा। नागालैंड में रेंगमा, बांस नृत्य, मेलोफिता, चांगसांग, हफीलो, कुआ और कुमी नागा नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु में कारागट्टम, कुम्मी, कबाड़ी और कबाड़ी अट्टम ये तमिलनाडु के नृत्य हैं। गोवा के नृत्य की बात करें डेक्कनी नृत्य, मांडो नृत्य, तलगाड़ी नृत्य, तरंगमेल नृत्य, समई नृत्य, कोली नृत्य, फुगड़ी नृत्य, ढालू नृत्य। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो लाठी नृत्य, छऊ नृत्य, झूमर नृत्य, वृता नृत्य और गंभीरा नृत्य। ठीक है, पंजाब में दो नृत्य है, गिद्दा और भांगड़ा याद रखिएगा। कर्नाटक में जो है यक्षगान याद रखिएगा। करगा, डोल्लू कुनीता, वीरगा से लुम्बानी लोक नृत्य। मध्य प्रदेश में सैला, मोरिया, बरेडी, गणगौर, भीलाग, भगोरिया, डोला मारू याद रखिएगा। बधाई, डाडारिया, सैला। ठीक है, और इसके बाद केरल में तो बेलाकली, कथकली शास्त्रीय नृत्य याद रखिएगा। कुम्मी, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य ये भी याद रखिएगा। थुलाल और कोई कोट्टी कली। छत्तीसगढ़ का नृत्य है नाचा, गेंदी, परब नृत्य, डाडारिया, डंडा नृत्य, पाई डंडा नृत्य नहीं डंडा नृत्य, पंडवाड़ी, कक्सार, कर्मा नृत्य और पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। मिजोरम में सोलबिया नृत्य, जगतालम नृत्य, चेरो नृत्य, खुल्लम नृत्य, चायलम नृत्य, तलगलम नृत्य। ठीक है, तलंगलम नृत्य। मेघालय के नृत्य में नोंग, क्रेम नृत्य, साध, सुक, मिनिजियम और बांग्ला नृत्य। ठीक है, महाराष्ट्र में पवाड़ा, कोली, लावड़ी और डिंडी और धंगारी गांजा। राजस्थान में चक्री, कालबेलिया नृत्य याद रखिएगा। तेरह ताली, चारी और गैर नृत्य। ठीक है, मणिपुर में नृत्य है माओ नागा नृत्य, रास नृत्य, गुम चोलम, मणिपुरी नृत्य, काबुई जगोई नृत्य, माओ जगोई नृत्य, थोंगल जगोई और थांगटा जगोई। ठीक है, इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में बंधरा नृत्य, नटी नृत्य, थोड़ा नृत्य, झमाकड़ा नृत्य। अब महापुरुषों की समाधि स्थल की बात करेंगे तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट, नई दिल्ली, 1869 से 1948। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट, पटना, 1884 से 1963। जवाहरलाल नेहरू शांति वन, नई दिल्ली, 1889 से 1964। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्य भूमि, मुंबई, 1891 से 1956। मोरारजी देसाई अभय घाट, अहमदाबाद, 1896 से 1995। गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट इनका समाधि स्थल है और अहमदाबाद में है। 1898 से 1998 तक ये जीवित रहे थे। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह नई किसान घाट, नई दिल्ली, 1902 से लेकर 1987 तक ये जीवित रहे। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट है इनका, नई दिल्ली, 1904 से लेकर 1966 तक। और जगजीवन राम समता स्थल, नई दिल्ली, 1908 से लेकर 1986 तक। ठीक है, और ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल 1916 से लेकर 1994 तक। एकता स्थल नई दिल्ली है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, नई दिल्ली, 1917 से लेकर 1984 तक। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, नई दिल्ली, 1918 से लेकर 1999 तक। इंद्र कुमार गुजराल स्मृत स्थल, नई दिल्ली, 1919 से 2012 तक। आर के नारायण उदय भूमि, 1920 से लेकर 2005 तक।
चंद्रशेखर जननायक स्थल नई दिल्ली 1927 से लेकर 2007 तक। राजीव गांधी वीरभूमि नई दिल्ली 1944 से लेकर 1991 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल नई दिल्ली 1924 से लेकर 2018 तक। भारत के सांस्कृतिक संस्थान की अगर हम बात करेंगे तो भारत के सांस्कृतिक संस्थानों में संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है 3, स्वायत्त निकाय, अधीनस्थ कार्यालय और संबंध कार्यालय। ठीक है, संबंध कार्यालय की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आते हैं 2, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राष्ट्रीय अभिलेखागार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में नई दिल्ली में हुआ था और प्रथम सर्वेक्षणकर्ता थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 को हुआ। इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के रूप में कलकत्ता में स्थापना हुआ और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में 1926 से बनाया गया। ठीक है, दूसरा है स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आता है पहला अकादमी, बौद्ध संस्थान और लाइब्रेरी। इसके बाद क्षेत्रीय संस्कृति, अन्न और संग्रहालय अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें हम देख लेते हैं अकादमी के अंतर्गत देख लेते हैं। तो अकादमी के अंतर्गत देखेंगे तो ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय नाट्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी, 4 अकादमी आते हैं। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में 5 अगस्त को हुआ, नई दिल्ली में हुआ, पूर्णतया संस्कृत मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। और राष्ट्रीय नाट्य अकादमी विद्यालय जो है ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, ये स्थापना 1959 में संगीत नाटक अकादमी की इकाई के रूप में 1975 से स्वतंत्र हुआ, नई दिल्ली में स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुआ। अकादमी का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान है। साहित्य अकादमी 12 मार्च 1954 को स्थापना किया गया। 24 भाषाओं के साहित्य को वार्षिक पुरस्कार, जिसमें 22 भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल और राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है। स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की अगर हम बात करेंगे तो 1961 में सरकार द्वारा सोसाइटी के रूप में पुनर्गठित किया गया। अकादमी द्वारा स्थापित निष्पादन कला की संस्थाएं परियोजना थी और यह जो है संगीत, नृत्य और नाटक की एक राष्ट्रीय अकादमी है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 प्रकार के हैं, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, दूसरा है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय और कथक केंद्र। तो जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में इम्फाल में हुआ था। क्षेत्र क्या था? मणिपुरी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो 1959 में स्थापना हुआ, वर्ष 1975 में स्वायत्त बना और वित्त पोषण संस्कृत विभाग के द्वारा किया जाता है। कथक केंद्र जो 1964 में स्थापना हुआ नई दिल्ली में, और इसके जो है कुट्टियम केंद्र 2007 में स्थापना हुआ तिरुवनंतपुरम केरल में। 2001 में यूनेस्को की अमूर्त और मौखिक धरोहर में शामिल हुआ। छऊ केंद्र जो है 2018 में स्थापना हुआ बोकारो झारखंड में। सत्रिय केंद्र 2008 में स्थापना हुई गुवाहाटी में। ठीक है, फिर आता है केंद्रीय बौद्ध विद्या संस्थान, इसकी स्थापना 1959 में लेह लद्दाख में। 2016 से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ये आते हैं बौद्ध संस्थान के अंतर्गत। और एक आता है केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, जो कि 1967 में सारनाथ वाराणसी स्थान में और 1988 से विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। केंद्रीय हिमालय संस्कृत शिक्षण संस्थान, प्रथम अकादमिक सत्र 2003 से स्थान दाहुंग अरुणाचल प्रदेश में। और चौथा आता है इसमें नव नालंदा महाविहार, शिलान्यास हुआ 20 नवंबर 1991 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। स्थान था नालंदा विहार। 2006 से डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अब लाइब्रेरी के अंतर्गत देख लेते हैं। तो लाइब्रेरी के अंतर्गत देखते हैं तो पहला था रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर में है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली 1991। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1891। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय दिल्ली में स्थित है। संग्रहालय के अंतर्गत अगर देखते हैं तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पर है? कोलकाता में। सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। इंडियन म्यूजियम कोलकाता। इलाहाबाद संग्रहालय ये प्रयागराज। इतने सारे संग्रहालय हैं। ठीक है, अन्य संस्थानों में देखेंगे तो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है नई दिल्ली में 1979 में स्थापना हुआ। राष्ट्रीय संस्कृति कोष नई दिल्ली में है। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता में। गांधी स्मृति और दर्शन नई दिल्ली में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 नई दिल्ली में। कला क्षेत्र फाउंडेशन नई दिल्ली। ठीक है, इसके बाद इसमें देखते हैं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला पंजाब। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर राजस्थान में। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में। दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर तमिलनाडु में। और उत्तर मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र जो है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर नागालैंड में। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है,
भारत की ऊंची प्रतिमाओं में अगर देखें तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की अगर हम बात करेंगे तो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, वैष्णव संत के संप्रदाय थे और 216 फीट ऊंची है। वर्ष 2022 में इसको निर्माण किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साधु बेट सरदार सरोवर बांध के निकट गुजरात में स्थित है। 182 मीटर जो है ये ऊंची है। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर है, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद भगवान मुरुगन की बात करेंगे तो सलेम तमिलनाडु में स्थित है। 2022 में निर्मित किया गया। भगवान मुरुगन की प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, तिरुवल्लूर स्टैचू कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। तिरुवल्लूर की प्रतिमा है। इसके बाद स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ की प्रतिमा है। जैन तीर्थंकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और एकास्म पत्थर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। मांगी टुंगी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, गोमतेश्वर की बात करें तो जैन मुनि बाहुबली की प्रतिमा है, जो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। इसके बाद आदि योगी शिव स्टैचू की बात करेंगे तो विश्व की सबसे ऊंची धड़ वाली मूर्ति है। भगवान शिव की मूर्ति है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। सदाशिव जो है भगवान शिव के तीनों मुखों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 मीटर ऊंची सदाशिव एलिफेंटा गुफा संख्या 1 के प्रवेश द्वार से प्राप्त है। अब जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला अगर देखें तो सोमनाथ कहाँ पर है? वेरावल गुजरात में। ठीक है, केदारनाथ है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर खांडवा मध्य प्रदेश। घृणेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद आता है बैद्यनाथ बाबा धाम देवघर झारखंड और नागेश्वर देवभूमि द्वारका गुजरात सुदूर पश्चिम में। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें भीमा शंकर पुणे महाराष्ट्र में। मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। फिर आता है इसमें काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में। रामेश्वर तमिलनाडु उत्तर दक्षिण में। ठीक है, कुंभ मेला की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार उत्तराखंड में लगता है, गंगा नदी के तट पर। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है और प्रत्येक स्थल पर 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। आगामी कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में होगा। अंतिम कुंभ मेला जो था हरिद्वार में 2021 में, उज्जैन में 2016 में, नासिक में 2015 में। ठीक है, और नासिक जो लगता है त्र्यंबक गोदावरी के तट पर लगता है। प्रयागराज में 6 वर्ष पर कुंभ होता है, 12 वर्ष पर महाकुंभ आयोजित किया जाता है। उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर भी कुंभ मेला लगता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ की बात करें तो उत्तर में ज्योतिर्मठ बदरिकाश्रम हिमालय उत्तराखंड में है और पूरब में है गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा में। पश्चिम में द्वारका शारदा पीठ द्वारका गुजरात में और दक्षिण में दक्षिणामाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पंचकेदार उत्तराखंड भगवान शिव के मंदिर की बात करेंगे तो इसमें आता है पहला अगर देखें तो केदारनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तुंगनाथ जो है रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है रुद्रनाथ। यह भगवान शिव के मुख्य की पूजा की जाती है, चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, इसके बाद आता है इसमें कल्पेश्वर की बात करें चमोली जनपद में स्थित है। भगवान शिव के जटा की पूजा की जाती है। पंचकेदार के मंदिर वर्ष भर खुला रहता है। मध्य महेश्वर की बात करें तो ये भगवान शिव के नाभ की पूजा होती है यहाँ पे और रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। उत्तराखंड के 4 धाम की बात करेंगे तो 4 धाम में केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ, ये 4 धाम उत्तराखंड के। ठीक है, पंच प्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में विष्णु प्रयाग चमोली में, नंद प्रयाग चमोली में, कर्ण प्रयाग चमोली में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग गिरी टड़वाल में। ठीक है, विष्णु प्रयाग जो है अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित है विष्णु प्रयाग। नंद प्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कर्ण प्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर के नदी के संगम पर है। और रुद्रप्रयाग की बात करेंगे तो अलकनंदा मंदाकिनी के संगम पर है। देवप्रयाग की बात करेंगे तो ये भागीरथी अलकनंदा के संगम पर है और इसी संगम से गंगा नदी बनती है। ठीक है, इसके बाद इसमें प्रयाग की बात करें तो प्राचीन काल में प्रयाग राज जो इलाहाबाद जिसको कहा जाता था को भी प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अन्य नाम इसका तीर्थराज है। संगम की बात करें तो गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का यहाँ पर संगम होता है। इन नदियों के मिलन स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। ठीक है, राजनीतिक राजकीय प्रतीक की बात करें तो झारखंड का प्रतीक की बात करेंगे तो पशु है। झारखंड का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी कोयल है। राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय वृक्ष साल है। राजकीय चिन्ह जो है इस तरीके से ये होता है। ठीक है, बिहार राज्य की बात करें पशु है बैल, पक्षी है गौरैया, राजकीय पुष्प गेंदा बिहार का, बिहार वृक्ष है पीपल और बिहार का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का पुष्प है रोहिदा, राजकीय पक्षी है गोडावन यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसको कहते हैं,
पशु है ऊँट अथवा चिंकारा, वृक्ष खेजड़ी का वृक्ष जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, सॉरी राजकीय वृक्ष है, और नृत्य जो है घूमर नृत्य, और खेल जो है बास्केटबॉल। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आता है आपका पक्षी जो है दूधराज है, और राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो बरगद है, राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय मछली के बाद माही सीर मछली है, राजकीय पुष्प जो है पलाश का पुष्प राजकीय पुष्प है। ठीक है, तो ये था पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया जो है भारत के कला संस्कृति और इतिहास का। इसके दूसरे पार्ट में आएगा राजनीतिक, ऐसे जितने भी चीज़ें होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट में भूगोल से संबंधित चीज़ें आएंगी, उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, और एंड करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और साथ में शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।